नमस्कार साथियों आज की वीडियो में एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 7, 8 और 9 को जो आपकी शिफ्टें हुई हैं, टोटल 9 शिफ्टें हुई हैं, उनमें आए हुए मैक्सिमम प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन निश्चित तौर पे आप जानते हैं रिपीट होता है, ये कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय देकर के अगर इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं और इनके आधार पे जो प्रश्न बनते हैं उनको अगर रिवाइज कर लेते हैं आप, तो आगे शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो निश्चित तौर पे जानिए सफलता आपके चरण चूमेगी। पहले प्रश्न अगर बात करें तो डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच को 2020 पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका संबंध किस राज्य से था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करें, साइंस का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। आपको सदिश मतलब ढेर सारी राशियां दी हुई थी, उसमें बताना सा कौन सा सदिश राशि है। देखिए, बल, वेग, विस्थापन, संवेग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, त्वरण, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशियां हैं। अब इसमें ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा डेट को, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाखों सैनिकों की मौत हुई थी। उसको देख करके वो द्रवित हो गए और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। अगला प्रश्न है कि 1950 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन था। ठीक है, मतलब भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सलुवा राजवंश की स्थापना किसने की। सलुवा राजवंश की स्थापना सलुवा नरसिम्हा ने की थी। सलुवा नरसिम्हा विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश के पहले राजा थे। ठीक है, उनका शासनकाल 1486 से 1491 ईस्वी तक था। सलुवा राजवंश से आधुनिक भारत के उत्तरी कर्नाटक के शासक थे। इस वंश पर 1485 से 1505 ईस्वी तक 3 राजाओं का शासन रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए, सेकेंडरी महोत्सव जो है ना, ये नागालैंड में मनाया जाता है। सेकेंडरी महोत्सव नागालैंड के कोहिमा जिले में मनाया जाता है। ये अंगामी जनजाति, ये ध्यान रखना है आपको, पूछा जाता है अक्सर कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो अंगामी जनजाति के द्वारा सेकेंडरी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम मिनी हार्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं और हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। 10 दिनों तक ये त्योहार चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की, 10 अप्रैल 1875 को। कहा की, मुंबई में की। ठीक है, तो ये पार्ट पार्ट करके टुकड़ों में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने थे। इन मंदिरों को बनाने के लिए चट्टानों को काटा गया था। इन मंदिरों में 8 रथ हैं, इनमें से 5 रथों के नाम महाभारत के 5 भाइयों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खनिजों की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, खनिज कई प्रकार के होते हैं, उनसे कई प्रकार की बीमारियां होती है करके हम देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम की अगर बात की जाए तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर कैल्शियम कमी से किडनी फेलियर भी हो सकता है। आयरन कमी की अगर बात करें तो आयरन कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया से थकान, कमजोरी, त्वचा पीली हो जाती है। वहीं अगर हम विटामिन की बात करें जो है, इसको भी जान लीजिए, अक्सर पूछा जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी है, शुष्क त्वचा है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन बी 12 अक्सर आपसे पूछता है, तो इसकी कमी से एनीमिया है, न्यूरोपैथी है, संज्ञानात्मक हानि होती है। विटामिन सी भी अक्सर पूछा जाता है, जिससे कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों में सूजन है, चोट लगना है, थकान होना, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, और जिंक, एक खनिज जिंक है, उसकी कमी की अगर बात करें, जिंक की कमी से जो है प्रतिरक्षा कार्य में कमी आती है, घाव भरने में देरी होती है, भूख में कमी होती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या उड़ीसा श्लेषण बर्न कृषि का हिस्सा नहीं। उड़ीसा में क्या जो है श्लेषण बर्न कृषि का हिस्सा नहीं है, तो पोडू
पोडू जो है उड़ीसा में स्लेशन बर्न कृषि का हिस्सा नहीं है। देखिए, स्लेशन बर्न कृषि को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। यह आदिम निर्वाह कृषि का एक रूप है जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसको वन प्रति खेती या स्वीडन कृषि भी कहा जाता है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे कि असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ पे स्लेश एंड बर्न कृषि काफी लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको बेवार या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेन्ना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दो तत्व कमरे के तापमान पर तरल हो जाते हैं? तो ब्रोमीन और पारा, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रोमीन और पारा, Hg और Br। देखिए, पारा एक धातु है और ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। पारे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है हाइड्रेजिरम, जिसका मतलब होता है तरल चांदी। ब्रोमीन का नाम इसकी गंध से मिलता है। ग्रीक भाषा ब्रोमोस से आया है ब्रोमीन, जिसका मतलब होता है बदबू। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामपुर सहसवान घराने की स्थापना किसने की थी? रामपुर सहसवान घराने की स्थापना उस्ताद इनायत हुसैन खान ने की थी। ठीक है। यह घराना उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों में केंद्रित है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। अगला प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि कोष से प्रश्न था। तो देखिए, पीएम स्वनिधि योजना, जिसको पीएम स्वनिधि भी बोलते हैं, ठीक है, के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण दिया जाता है। यह योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय के अधीन है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है और इस ऋण पर 1 साल की अवधि होती है। इसमें कोई गारंटी नहीं ली जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए का ऋण जो मिलता है कितने समय के लिए मिलता है, तो ध्यान रखिएगा 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि चोलपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र चोल। ठीक है। गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर शिव को समर्पित है। चोल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर है। ठीक है। मिर्गी क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं ठीक से संकेत नहीं दे पाती और दौरे पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माइका किस प्रकार का खनिज है? माइका एक बहुउपयोगी खनिज है। ठीक है। यह सिलिकेट खनिजों के समूह का हिस्सा है। यह पतली चादर या प्लेट जैसे संरचना में पाया जाता है। यह आग्नेय, तलछटी और कायापलट चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद से संबंधित है कि अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का संबंध सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। अगला प्रश्न है कि खीरा किस प्रकार की फसल है? खीरा जायद की फसल है। अनुच्छेद 21A के बारे में पूछा गया था, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा से है। संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा 21A को जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम पूछा गया था। तो प्लेइंग टू विन इसका राइट आंसर है। भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। लाल दोहोमा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मिजोरम के। 8 दिसंबर 2023 से 6वें मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पुस्तक भीष्मताहिनी का उपन्यास है? तो देखिए, भीष्मताहिनी का जो उपन्यास है ना, तमस, अभी पिछले दिनों आया था, ये बार बार पूछा जाता है। वैसे तमस है, झरोखा है, बसंती है, मायादास की माड़ी है, कुंतो है, नीलू नीलमा नीलोफर है, ये सब भीष्म साहनी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तमस से पूछा गया था पिछले शिफ्टों में, वो फिर से रिपीट हुआ है वही। नरसिंह वर्मन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? इनका संबंध पल्लव वंश से था। ठीक है। इन्हें राज सिंह और राजमल्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में महान साहित्यिक और स्थापत्य की प्रगति हुई थी। इन्हें
मामल्लपुरम में सौर मंदिर और कांचीपुरम में कैलाशनाथधर मंदिर के निरीक्षण के लिए जाना जाता है। इन्होंने महाबलीपुरम में सौर मंदिर, ईश्वर और मुकुंद मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने दक्षिण आरकोट में पान मलाई मंदिर का निर्माण करवाया। कर्नाटक के लाल धीरी मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया जिसे आज चीन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने भाग होते हैं? मगरमच्छ के हृदय में 4 भाग होते हैं, मतलब 2 अलिंद और 2 निलय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन लोगों को लोन मिलता है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है और इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ओलंपिक प्रतिनिधि कौन थे? तो नॉर्मन प्रिचर्ड भारत के पहले ओलंपिक प्रतिनिधि थे। वे साल 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए थे। उन्होंने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है। वही अगर 1920 की बात करें तो भारत ने पहली बार 1920 में एंटवर्थ ओलंपिक में एक टीम भेजी थी। उस टीम में 5 एथलीट थे और पुरमा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया था। इस तरह ओलंपिक उद्घाटन समारोह में देश की पहली भारतीय फ्लैग बीरर बनी थी कौन? पुरमा बनर्जी। भारत ने ओलंपिक में अब तक 25 समर ओलंपिक में हिस्सा लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर है। चक्री बेरोजगारी क्या होती है? चक्री बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव और आर्थिक बदलाव के कारण होने वाली बेरोजगारी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिश शासन से तो उसमें साक्षरता दर कितनी थी? देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, कहीं कहीं 12%, कहीं कहीं 18%। ठीक है, दोनों जानते रहिए, जैसा ऑप्शन में आएगा वैसा आप टिक करेंगे। वर्तमान समय की अगर बात करें, मतलब 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 74.04% है भारत की साक्षरता दर। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य से था। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं और बनते रहेंगे। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के विचार रूस के संविधान से प्रेरित है और 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए इसको शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसे संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? पंचम दा के नाम से राहुल देव बर्मन, मतलब आर डी बर्मन को जाना जाता है। WPL 2023 में बीसीसीआई ने कुल कितने रुपए अर्जित किया? तो भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने को WPL 2023 से 377 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। 377। ठीक है। बीसीसीआई की साल 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2023 से बीसीसीआई को 5,120 करोड़ रुपए मिले। आईपीएल 2022 की तुलना में 116% ज्यादा था। वहीं आईपीएल 2022 से बीसीसीआई ने 2,367 करोड़ रुपए कमाए थे और आईपीएल 2023 से बीसीसीआई कुल आय 11,769 करोड़ रुपए रही थी। तो ये आंकड़े थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दप्पू किस राज्य का नृत्य है? दप्पू जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दोनों आंसर सही है। ऑप्शन में जो रहेगा वो टिक करेंगे, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुआ है इसलिए वहां का आंध्र प्रदेश का था ही, तेलंगाना का भी है। ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप टिक करेंगे, दोनों इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 2008 इसका राइट आंसर है। पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया गया था, तो कला के क्षेत्र में दिया गया था। इनका अगर घराना आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, किराना घराना। ठीक है। शैली कौन सी है? ये ख्याल शैली के संगीत और भक्ति संगीत के लिए इनको जाना जाता है। इन्हें कलाश्री, ललित भटियार और मारवाश्री जैसे नए रागों को बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय राग मालकौंस हैं, अभोगी, ललित, यमन, असावरी टोडी, ये सब इनके कुछ क्या हैं? प्रसिद्ध राग हैं। 1972 में पद्मश्री और 1985 में पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया था। साल 2005 में कर्नाटक सरकार ने इन्हें कर्नाटक सम्मान से भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 के तहत केंद्र और अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट सरकार या कैबिनेट प्रणाली या जिम्मेदार सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, तो अफगानिस्तान। ठीक है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1000 बच्चों पर 103 मौतें होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से सूखा और संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से भोजन की कमी है, जिसकी वजह से मौतें होती हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 5 जुलाई 2013 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था, तो 1928 से। ठीक है, इसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। उस ओलंपिक में भारत ने टोटल 5 मैच खेले थे, जिसमें से टोटल 29 गोल दागे थे और भारत के खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ था। इस दौरान ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से 14 गोल निकले थे। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो किसका नारा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप आर्य समाज के संस्थापक थे। 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आपने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों का अनुवाद किया। सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास भूमिका और वेदभास नामक 3 किताबें लिखी। सत्यार्थ प्रकाश अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया था। इन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। दयानंद आंग्ल वैदिक, कहीं कहीं अगर नाम सुनिए अक्सर डीएवी स्कूल, कहते हैं भैया कहाँ पढ़ते हो, डीएवी में पढ़ते हैं। डीएवी का मतलब दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल, उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नटराज का संबंध किस भगवान से है, नटराज भगवान शिव को कहते हैं। त्रिपक्षी युद्ध किन राजवंशों के बीच हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, त्रिपक्षी युद्ध प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच में हुआ था। यह युद्ध 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। इसे कन्नौज त्रिभुज युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में जो शामिल शासक थे वो पाल साम्राज्य से धर्मपाल, देवपाल और महेंद्रपाल, प्रतिहार साम्राज्य से वसराज, नागभर द्वितीय और मिहिर भोज, राष्ट्रकूट साम्राज्य से ध्रुव, धरावर्ष, गोविंदा तृतीय और अमोघवर्ष से। ठीक है, विजय की अगर बात करें तो इस युद्ध में प्रतिहार विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। ठीक है, ये इनका एक उपन्यास है। कृष्णा सोबती को इस उपन्यास के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र और कर्नाटक का। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कंपटीशन चलता रहता है, कभी कभी महाराष्ट्र ऊपर जाता है, कभी कभी उत्तर प्रदेश ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पेड़ा श्रीमाली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, 2009 में प्रदान किया गया था। ठीक है, इनकी एक संस्था है कलावर्त पेड़ा श्रीमाली कथक केंद्र, जिसका शुरुआत इन्होंने 2021 में किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, 1856 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो 1300 मीटर। ठीक है, लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। वैसे लड़कों और महिलाओं के लिए लंबाई अलग अलग होती है। लड़कों के लिए 11 मीटर और लड़कियों के लिए लड़कों और महिलाओं के लिए कबड्डी मैदान की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। कबड्डी मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे मिड लाइन कहते हैं। मैदान के चारों ओर सीमा रेखा होती है, जिसे अंतिम लाइन भी कहते हैं। मैदान के दोनों लंबे किनारे पर लाबी होती है, जिसे बोनस लाइन या करो या मरो लाइन भी कहते हैं। लाबी की चौड़ाई आमतौर पर 1 मीटर होती है। कबड्डी में 2 टीमें होती हैं, जिनमें से हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। हालांकि एक टीम में सिर्फ 7 खिलाड़ी ही मैदान में खेल सकते हैं। कबड्डी का खेल 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। विरोधी टीम के खिलाड़ी को रेड के दौरान पकड़ने पर 1 अंक मिलता है। अगर दूसरी टीम के सभी खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है तो टीम को 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। ये कबड्डी की पूरी कहानी आपको मैंने बता दी, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार वाद्य यंत्र से है। इनका संबंध मेहर घराने से है। ठीक है, सुरबहार क्या है, सुरबहार सितार का एक बड़ा संस्करण है। इसका विकास भारत में 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में हुआ था। अन्नपूर्णा देवी को 1977 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।